हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केबीसी एग्ज़ाम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सभी इम्पोर्टेंट और प्रमुख प्रश्नों का जवाब। ठीक है दोस्तों, उन सभी बिंदुओं को जो कि हमारे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अलग अलग बोर्ड जो भी भरे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। उन सभी विद्यार्थी से आग्रह है कि इन सभी पॉइंट को पढ़ें और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पिछले वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जो कि 4 वीडियो हम बना चुके हैं ज्योग्राफी के मेन पॉइंट है उसमें, और ये सारे महाद्वीप होंगे ज्योग्राफी के, यानी कि संसार में 7 महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, दुनिया के 7 महाद्वीपों को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहला महाद्वीप हमने पढ़ाया सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद छठा महाद्वीप पढ़ाए हैं जो यूरोप है, और 5वां महाद्वीप पढ़ाए हैं जो अंटार्कटिका है, और चौथा महाद्वीप हम पढ़ा चुके हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और उसके बाद आज हम जो लेकर आए हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका से सभी इम्पोर्टेंट और प्रमुख प्रश्न जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी अन्य एग्जामों में एसएससी में पूछे जा सकते हैं। याद है दोस्तों? उसके बाद ये सब याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे पॉइंट हम काफ़ी इम्पोर्टेंट और उससे रिलेटेड और प्रीवियस ईयर से जो भी प्रश्न आएगा और वो सभी रिलेटेड प्रश्न जो आते हैं वो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वो सभी पॉइंट को हमने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आज हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, चलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि जानना चाहेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अवस्थिति जानेंगे, फिर उसमें जानेंगे कि पर्वत कौन सा है, नदियाँ कौन सा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में झील सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रखता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सी शहर इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सा कंट्री इंपॉर्टेंट है, मैन कंट्री होता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दोनों साइड में क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अवस्थिति देखें तो ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर अवस्थित है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है पश्चिम साइड में प्रशांत महासागर और उत्तर साइड में अटलांटिक महासागर से घिरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है ऊपर में पड़ता है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप नीचे पड़ता है। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पॉइंट रखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है सभी महाद्वीपों में कौन सा स्थान रखता है, अगर इसकी बात करें तो तीसरा स्थान रखता है। अगर बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्या कहते हैं कौन सी सबसे बड़ी महाद्वीप है, तो तीसरा सबसे बड़ी महाद्वीप है। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देश की बात करें दोस्तों तो 23 है। कितना देश है? 23 कंट्रीज हैं इन उत्तरी महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है आपका नई दुनिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने खोजा था इसको। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में इसको खोजा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हम नई दुनिया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम जो पड़ा है वो कोलंबस के नाम पर नहीं पड़ा है, ये तो सोचने वाली बात है। तो वो किसके नाम पर पड़ा है? तो आपको पता होगा दोस्तों, जो होशियार होते हैं, जो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, जो ऐसे मतलब व्यक्ति जो कि सभी को मतलब क्या कहते हैं एडवाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनमें से एक था, उसका नाम था अमेरिगो वेसुपुस्सी। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी साहसी व्यक्ति था जो जहाज़ों पर यात्रियों को एडवाइस देता था, तो उसी के नाम पर पड़ा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, याद रखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किसके नाम पर पड़ा है? तो अमेरिगो वेसुपुस्सी साहसी यात्री के नाम पर पड़ा है, और कोलंबस ने इसकी खोज किया था 1492 में, इसलिए इसको नई दुनिया भी कहते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, इसको हम बता चुके हैं 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर अवस्थित है, यहीं पर है। और विश्व की सबसे छोटी डी नदी की बात करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सा है, तो डी नदी है जो कि 144 किलोमीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करें तीसरा प्रश्न की, तो सुपीरियर झील। अगर झील की बात करें तो झील काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की से प्रश्न कोई भी अगर पूछा जाता है तो झील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। झील कहाँ पर है, झील किस शहर में है, किन 2 शहरों के बीच में झील है, उस झील के किनारे क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज पढ़ते हैं। तो सुपीरियर झील, मिशिगन झील, इरी झील, ओंटारियो झील, ये सारे झील हैं,
एक अन्य झील है ग्रेट साल्ट लेक, प्रसिद्ध नमकीन झील के नाम से जाना जाता है। अब साल्ट लेक झील, साल्ट लेक, लेक मीन्स झील होता है, साल्ट मीन्स नमक होता है। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व में सबसे प्रसिद्ध साल्ट लेक झील जो है पूछेगा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये अमेरिका में है। ग्रेट साल्ट लेक झील कहाँ है? यूएसए में है, अमेरिका में। उसके बाद बात करें हम सुपीरियर झील की, सबसे पहले बात करते हैं। तो सुपीरियर झील की बात करें तो सुपीरियर झील किस लिए जाना जाता है? तो आप लोग पहले भी इस प्रश्नों को पढ़ चुके होंगे, रट चुके होंगे। अगर आप पहले प्रीवियस ईयर का एग्जाम दे चुके होंगे तो ये पूछा गया प्रश्न है कई बार कि सुपीरियर झील किस लिए जाना जाता है। तो सुपीरियर झील जो है विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी झील के लिए जाना जाता है। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बोली तो सुपीरियर झील, याद रखिएगा। उसके बाद मिशिगन झील पूछ सकता है कहाँ में है। उसके बाद इरी झील पूछ सकता है कहाँ में। उसके बाद ओंटारियो झील पूछ सकता है कहाँ में। दोस्तों याद रखिएगा, ओंटारियो शहर आपको काफ़ी याद रखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा बार याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार आने वाला है इस पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जब पॉइंट पढ़िएगा तो ओंटारियो शहर ज़्यादा बार पूछा जा सकता है। और ओंटारियो शहर की बात करें है कहाँ में इसकी अवस्थिति, तो ये कनाडा में पड़ता है ओंटारियो शहर। सुपीरियर झील की बात कर चुके हैं। उसके बाद मिशिगन झील को याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, तो मिसिसिपी में पड़ता है। उसके बाद इरी झील कहाँ पड़ता है, तो अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। ओंटारियो झील कहाँ पड़ता है, तो कनाडा में पड़ता है। ये सारे झील का एक क्षेत्र बना हुआ, ठीक है दोस्तों, ये सारे झील का क्या क्षेत्र बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि सुपीरियर झील की जगह पूछता है, तो आप याद रखिएगा। अगर इस बात को अगर बढ़िया से आप रट लेते हैं, ये सारे झील का क्षेत्र जो है जहाँ पर ये सारे झील अवस्थित है वो है कनाडा और अमेरिका के सीमा पर। कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर है सभी झील। ठीक है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है कि इन दो देशों के बीच में सुपीरियर झील है, इरी झील है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ओंटारियो झील है। ये सारे झील के बारे में पूछा जाता है। अवस्थिति अगर पूछ दे तो याद रखिएगा। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात। याद रखिएगा इस बात को कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मेन कंट्री कौन सा है। मेन कंट्री की बात करते हैं तो आप जानते हैं दुनिया का हीरो, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश। आपको अगर जैसे ही ये बात सुनने में आता है, आपका नज़र या ध्यान जो है एकाएक यूएसए पर जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका पर जाता है कि अमेरिका ही तो दुनिया का हीरो है, वो जो मनमानी करता है वही होता है। मतलब ये है कि अमेरिका पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री क्या करता है, डिपेंडेंट होता है, इसलिए उसकी बात जो है माननी पड़ती है। और वो संसार का मतलब क्या कहते हैं, संसार का जो है सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध कंट्री है। ठीक है दोस्तों, यूएसए। अगर हम बात करते हैं कनाडा की, तो आप याद रखिएगा उत्तरी महाद्वीप के सबसे ऊपर में कनाडा पड़ता है। और कनाडा की बात करें तो आपको सीधा ध्यान जाना चाहिए कि कनाडा दुनिया की सबसे बड़ी तटीय रेखा वाली क्या है, कंट्री है। दुनिया की सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला कंट्री की बात करें तो कनाडा है, क्योंकि सबसे ऊपर में प्रशांत महासागर जो है पूरब से अटलांटिक महासागर और पश्चिम से प्रशांत महासागर से घिरे हैं। तो सबसे बड़ा जो है तटीय रेखा की बात करें तो कनाडा हो गया। उसके बाद उसके नीचे, कनाडा के नीचे आ जाए तो अमेरिका पड़ता है, और अमेरिका के नीचे आ जाए तो मैक्सिको पड़ता है, और मैक्सिको के पूरब और दक्षिण वाले भाग में आ जाए तो मैक्सिको की खाड़ी हो जाता है। अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, आप सबसे पहले विश्व मैप लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे चीज़ की जानकारी हो जाएगा और सारे प्रश्न आपको याद आने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर बात करें तो पश्चिम में अलास्का पड़ता है, यानी कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर से पश्चिम में जाइएगा तो क्या पड़ता है, पश्चिम में अलास्का पड़ता है। ये 4 देश आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है। अब ऊपर से अगर बात करें कनाडा, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद नीचे मैक्सिको, और पश्चिम की बात करें तो अलास्का। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट के बारे में अगर बात करें हम तो इसके बारे में सेंट लॉरेंस नदी, आपको हम बता चुके हैं। नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाता है रेलवे से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको कई नदियां बताए थे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन उत्तर अमेरिका महाद्वीप में मात्र एक नदी की बात कर रहे हैं, सेंट लॉरेंस नदी। याद रखिएगा, सेंट लॉरेंस नदी का जो निकलने का क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, तो झील का क्षेत्र है। और झील का क्षेत्र आपको अभी तुरंत हम बता चुके हैं दोस्तों। ये झील का क्षेत्र कहाँ है, तो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर जो है, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर झील क्षेत्र बनता है। वहाँ से निकल करके सेंट लॉरेंस नदी कहाँ गिरता है, अटलांटिक महासागर में गिरता है। जो अटलांटिक महासागर कहाँ है, पूरब दिशा में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि
इसमें अगर देखते हैं सिलिकॉन वैली बोले तो सिलिकॉन की घाटी कहाँ पड़ता है, गोल्डन गेट कहाँ पड़ता है, तो एक शहर है अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को। ठीक है दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को शहर में ये दोनों पड़ता है, सिलिकॉन वैली और गोल्डन गेट। ये काफ़ी नॉर्मल प्रश्न है, आप लोगों को शायद ये प्रश्न याद भी होगा। अगर याद नहीं है तो इसको कई बार पढ़कर याद कर लीजिए, ताकि आपको पूछा जाए तो कोई कन्फ्यूजन ना हो और वहाँ पे घबराए नहीं कि कौन सा ऑप्शन मारे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं इग्लू की बात करें तो इग्लू क्या है, तो इग्लू बर्फ़ों का घर होता है। क्या होता है दोस्तों, इग्लू बर्फ़ों का घर होता है। और ये घर बनाता कौन है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे ज़्यादा बार जाने जाने वाले ये क्या कहते हैं, इग्लू एस्किमो जनजाति जो होते हैं, एस्किमो जनजाति। ये एस्किमो शब्द को याद रखिएगा दोस्तों, एस्किमो शब्द जो है ये जनजाति, एस्किमो जनजाति, और कई बार पूछे जाते हैं। अगर एस्किमो शब्द याद रहेगा तो आपको एस्किमो जनजाति के नाम याद आएगा, और एस्किमो जनजाति का नाम याद आएगा तो इग्लू का नाम याद आएगा। और इग्लू क्या है, एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाया गया बर्फ़ों का घर है। ठीक है दोस्तों, क्या है, बर्फ़ों का घर है। उसके बाद जब हम एस्किमो जनजाति की बात किए हैं तो कुछ और जनजाति याद रखेंगे, निग्रो जनजाति, रेड इंडियन जनजाति, एस्किमो जनजाति। ये सारे जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी हैं। क्या है, मूल निवासी हैं। उसके बाद निग्रो जो है ये रिलेटेड प्रश्न होंगे, और रेड इंडियन कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, एस्किमो भी पूछे गए प्रश्न हैं। एस्किमो को याद रखिएगा और रेड इंडियन को याद रखिएगा, साथ ही निग्रो जनजाति को याद रखिएगा, ताकि हो सकता है ये पूछा गया है तो ये पूछ दे अब, तो याद रखिएगा। निग्रो जनजाति क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का प्रसिद्ध जनजाति है, ज़्यादा बार जाना जाता है। उसके बाद पनामा नहर की बात करें, हमने पिछले वीडियो में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पनामा नहर की चर्चा कर चुके हैं। पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों जल स्रोतों को जोड़ता है, यानी मिलाने का काम करता है, लेकिन इसका कार्य हम नहीं बताए हैं। कार्य की बात करें तो अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पनामा नहर का कार्य जानते हैं, और पनामा नहर से रिलेटेड प्रश्न जो बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पनामा नहर जो है ये जो है सबसे बड़ा काम करता है यातायात का। अगर अटलांटिक महासागर या फिर उसके साइड में, जैसे कि अमेरिका का कुछ क्षेत्र है उसको कहते हैं अंध महासागर, या फिर अटलांटिक महासागर को हम अंध महासागर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर को हम अंध महासागर कहते हैं। और उसमें प्रश्न आएगा कि अंध महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सा नहर जोड़ता है, याद रखिएगा ये पनामा नहर है। और इसका पनामा नहर का काम है कि अंध महासागर से सभी जहाज़ों को प्रशांत महासागर में, और प्रशांत महासागर से सभी जहाज़ों को जो उद्योग धंधा से संबंधित सामान ले आते हैं, आयात निर्यात से संबंधित जहाज़ जो कार्य करते हैं, वो पनामा नहर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए जाना जाता है पनामा नहर। उसके बाद इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि पनामा पत्तन और कोलन पत्तन किस नहर पर है, तो याद रखिएगा पनामा नहर पर पनामा बंदरगाह है, और कोलन पत्तन यानी कोलन बंदरगाह भी पनामा नहर पर है, जो जहाज़ों को साइड में जा कर के लगाया जाता है, और परिवहन के लिए, माल परिवहन के लिए, आयात निर्यात से संबंधित कार्य जो होते हैं वहाँ पे बंदरगाह होना जरूरी है। और पनामा नहर पर बंदरगाह पनामा और कोलन बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। येलोस्टोन पार्क क्या है, ये सबसे बड़ी बात है, और ये शब्द याद रखिएगा, येलोस्टोन पार्क नामक शब्द ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाता है। येलोस्टोन पार्क कहाँ पर है, नॉर्मल प्रश्न है, येलोस्टोन पार्क कहाँ पर है, याद रखिएगा ये यूएसए में यानी कि अमेरिका में है। अगर बात करें येलोस्टोन पार्क क्या है, तो अमेरिका का एक राष्ट्रीय पार्क है। क्या है दोस्तों, अमेरिका का एक राष्ट्रीय उद्यान है और राष्ट्रीय पार्क है येलोस्टोन पार्क। अब येलोस्टोन पार्क से रिलेटेड प्रश्न पढ़ते हैं जो कि नहीं पूछा गया है, अगर मतलब क्या कहते हैं मेंस में एग्जाम दे रहे हैं उसमें पूछा जा सकता है रिलेटेड प्रश्न। तो रिलेटेड प्रश्न ये है कि ओल्ड फेथफुल सागर गीजर, ओल्ड फेथफुल सागर नामक एक गीजर है। आप अगर गीजर नहीं समझते हैं तो गीजर को आज समझ लीजिए बढ़िया से, गीजर क्या चीज़ होता है। आपको नहीं पता है कि नदियों में बड़ी बड़ी गड्ढा भी होती है, बड़ी बड़ी गड्ढाओं में जो सबसे बड़ी गड्ढा होती है उसको हम गीजर कहते हैं। तो अमेरिका महाद्वीप में जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में नदियों में पाए जाने वाले एक ऐसी बड़ी गड्ढा जो कि
या फिर वो नदी का क्षेत्र हो, ऐसा भी हो सकता है वो नदी का क्षेत्र हो और अभी नहीं हो नदी, वहाँ पर पानी नहीं हो और वैसे क्षेत्र में एक गीजर बना हुआ हो, यानी कि गीजर सीधा सीधी एक बड़े गड्ढे को कहते हैं जो जल क्षेत्र में आते थे या जल क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, तो गीजर उसको हम कहते हैं और उसमें से ओल्ड फेथफुल सागर गीजर ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये जो है विश्व में सबसे बड़ा गीजर है। पूछा जाएगा विश्व में सबसे बड़ा गीजर का नाम क्या है, तो ओल्ड फेथफुल सागर गीजर है। और ओल्ड फेथफुल सागर गीजर का संबंध जो है येलोस्टोन पार्क से है। और येलोस्टोन पार्क है कहाँ पर, याद रखिएगा दोस्तों, ये येलोस्टोन पार्क जो है कोलंबिया के पठार और रॉकीज पर्वतमाला के बीच में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कोलंबिया के पठार और रॉकीज पर्वतमाला के बीच में येलोस्टोन पार्क, यानी कि ये सबसे बड़ी गीजर, विश्व की सबसे बड़ी गीजर जो है ओल्ड फेथफुल सागर गीजर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, येलोस्टोन पार्क की एक बड़ी खासियत है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये जो है हर मिनट येलोस्टोन पार्क से हर मिनट पानी का फुहारा निकलता है। वो पानी ठंडा नहीं बल्कि गर्म पानी होता है, काफ़ी गर्म पानी होता है जो हाथ जला देता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा याद रखिएगा, येलोस्टोन पार्क जो है वहाँ पर गर्म पानी का फुहारा निकलता है, इसलिए जो है यहाँ पर ओल्ड फेथफुल सागर गीजर के लिए जाना जाता है। और कोलंबिया के पठार रॉकीज पर्वतमाला के बीच में है। रॉकीज पर्वतमाला की बात करें तो ये पूछा गया प्रश्न है कि रॉकीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है या किस कंट्री में है, तो कंट्री की नाम याद रखिएगा, अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले जो है एक सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम बोले तो माउंट मैकिनले। ये प्रश्न को आप काफ़ी बार पूछा गया है, इसको अच्छी से याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई की बात करें, माउंट मैकिनले की ऊंचाई 6194 मीटर यानी 6194 मीटर्स है। ये पूछा जाता है कि माउंट मैकिनले जो है किस कंट्री में है, तो अलास्का में। कहाँ है, अलास्का में। और ये पूछा जाएगा अगर इससे रिलेटेड प्रश्न की बात करें थोड़ा डीप में जा करके, ये किस पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है, तो कार्डिलेरा, याद रखिएगा, कार्डिलेरा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है ये। और ये जो है उत्तरी अमेरिका में सर्वोच्च स्थान रखता है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उसके बाद अगला पॉइंट है 9वां प्रश्न, 9 नंबर क्वेश्चन है नियाग्रा जलप्रपात। आप जलप्रपात से संबंधित प्रश्न ज़्यादा बार पूछा जाता है। आप जानते होंगे कि नियाग्रा जलप्रपात काफ़ी नॉर्मल प्रश्न है, कई बार आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो ये नियाग्रा जलप्रपात है कहाँ पर, अगर आप स्थिति इसकी जाने तो इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में है। ठीक है दोस्तों, इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में है। अगर इसकी बात करें झील की बात, तो आप तो जवाब दे सकते हैं इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में पड़ता है नियाग्रा जलप्रपात। लेकिन अब प्रश्न पूछा जाएगा थोड़ा बदल कर कि ये किन दो देशों के बीच पड़ता है, तो याद रखिएगा ये जो है कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा पर पड़ता है। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात पड़ता है। और नियाग्रा जलप्रपात की अगर बात करें तो ये झील दोनों इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में पड़ता है। अगर हम बात करें इरी झील कहाँ पड़ता है, इसको हम पता कर ले। इरी झील कहाँ पर है, तो अमेरिका में। कंट्री का नाम याद रखिएगा, इरी झील अमेरिका। और ओंटारियो झील बोले तो कनाडा। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ओंटारियो शहर को आप अधिक से अधिक बार पढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। और ओंटारियो शहर कई बार आपको इसमें बताया जाएगा, याद भी रहना चाहिए इसको। ठीक है, ओंटारियो शहर जाना जाता है सबसे बड़ी सोने की खान, विश्व में बड़ी सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, यानी विश्व विख्यात सोने की खान के लिए जाना जाता है ओंटारियो शहर। ठीक है दोस्तों, ओंटारियो सोने की खान के लिए जाना जाता है और ये ओंटारियो कनाडा में है। और इरी झील कहाँ पर है, अमेरिका में है। हमने पहले भी बता चुके हैं ओंटारियो शहर के बारे में बता चुके हैं, ओंटारियो झील के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है 10 नंबर प्रश्न, 10 क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है। अमेरिका में विश्व में सर्वाधिक और प्रथम। अब बात करें कुछ ऐसे प्रश्न जो कि अमेरिका प्रथम स्थान रखता है कुछ उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्पादन की बात करें तो सोयाबीन उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है, इसलिए सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान अमेरिका का है। पूछ दे सकता है क्वेश्चन कि विश्व में सबसे ज़्यादा अन्न यानी कि मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है। याद रखिएगा, मक्का और सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और प्रथम स्थान रखता है अमेरिका। यूएसए जो है सबसे ज़्यादा मक्का और सोयाबीन का उत्पादन है, इसलिए प्रथम स्थान। साथ ही साथ सूर्यमुखी का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न की बात करें 11th क्वेश्चन है टाइगा वन।
अब टैगा वन की बात करें तो टैगा वन क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में जानते हैं। टैगा वन जो है टुंड्रा प्रदेश के शंकुधारी वन है। अगर आप इस वन से संबंधित रिलेटेड प्रश्न हल करना चाहते हैं तो इसको ध्यान से सुनिएगा। टैगा वन उस वन को कहते हैं जहाँ पर शंकुधारी वृक्षों से बना वन। शंकुधारी वन उसको कहते हैं जहाँ शंकु जैसा बना वृक्ष या शंकु जैसा वृक्ष होता है। अब शंकु जैसा वृक्ष कैसा होता है, तो इस तरह से देख रहे होंगे, शंकु जैसा वृक्ष ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप केवल और केवल बर्फ़ों के लिए जाना जाता है और ठंडे क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। उसी से संबंधित रिलेटेड प्रश्न पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि दक्षिणी अमेरिका विषुवत रेखा पर पड़ता है, इसलिए वो काफ़ी गर्म होता है, और गर्म होता है तो बारिश भी ज़्यादा होता है, और बारिश ज़्यादा होता है तो वहाँ पर पेड़ पौधे जंगल और जीव जंतु जो है काफ़ी अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु जानवर और क्या कहते हैं पेड़ पौधे जो पाया जाता है, जिसको पारिस्थितिकी उपयुक्त मात्रा में होता है, वो होता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम अभी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो वहाँ पे बर्फ़ों से संबंधित होता है, ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है या ज़्यादा बर्फ़ों से संबंधित स्थान मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो टैगा वन जो है इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर शंकुधारी वृक्ष से बना वन पाया जाता है, और शंकुधारी वृक्ष इस प्रकार का इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से जो बर्फ़ों का बारिश होता है वो फिसलन के द्वारा नीचे चला जाए, और ताकि उस वृक्ष को, शंकुधारी वृक्ष को कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है दोस्तों, शंकुधारी वृक्ष अपने आप को बर्फ़ों से बचाने के लिए शंकु जैसा बनाया हुआ रहता है, और इस वृक्ष ने क्या कहते हैं शंकु जैसा वन बनाया, शंकुधारी वन कहते हैं उसको, और इस वन को हम टैगा वन कहते हैं। ठीक है, इससे दोस्तों रिलेटेड प्रश्न की बात करें तो क्यूबा चीनी का कटोरा के नाम से जाना था। काफ़ी नॉर्मल प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका होगा या आप लोगों को याद भी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऑन्टेरियो सोने की खान के लिए कनाडा में जाना जाता है। ठीक है, कनाडा में ऑन्टेरियो शहर है जो सोने की खान के लिए जाना जाता है, पहले ही बता चुके हैं। अगले रिलेटेड प्रश्न की बात करें तो मैक्सिको जो है विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन करता है, और चांदी के अगर पूछ दे तो विश्व में प्रथम स्थान चांदी उत्पादन में कौन सा है, किसका है, तो मैक्सिको को याद रखिएगा। मैक्सिको शहर हम आपको पहले भी बता चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको सिटी राजधानी है, कैपिटल ऑफ मैक्सिको, दैट इज मैक्सिको सिटी। गुड। उसके बाद देखते हैं प्रेरीज। ठीक है दोस्तों, प्रेरीज क्या है? प्रेरीज घासों का एक मैदान है, सीधी याद रखिएगा। प्रेरीज क्या है? घासों का मैदान। और अमेरिका में प्रेरीज अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है, खाद्यान्न भंडार के नाम से प्रेरीज को जाना जाता है। आप प्रेरीज को अच्छी तरह से याद रखिए। प्रेरीज शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम आपको पिछले वीडियो में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कई इससे रिलेटेड प्रश्न, जैसे कि पंपास अर्जेंटीना में गर्म स्थान यानी उष्णकटिबंधीय घास का स्थान, और कैंपास जो है ये ब्राज़ील में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय घास का स्थल। उसी तरह वो जो था वो गर्म स्थान था। दक्षिण अमेरिका क्या गर्म स्थान है, तो गर्म घास का मैदान था। अब इसकी बात करें तो ठंडे स्थान है। उत्तरी अमेरिका क्या है, ऊपर वाले ठंडे स्थान है, तो ठंडे स्थान में ठंडे क्षेत्र पाए जाते हैं, इसीलिए प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास का मैदान कहलाता है। और लंबर जैक की बात करें तो लंबर जैक एक शब्द है, लंबर जैक एक शब्द बना है जो कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोग को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रमुख प्रश्न है, जो कि नहीं पूछा गया है। इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, अगर अलग से पूछे तो पूछा जा सकता है, जो आपको नहीं पता होगा, अगर कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, इसको कई बार पढ़िएगा तो याद हो सकता है। लंबर जैक शब्द, कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोग को लंबर जैक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों टॉर्नेडो और हरिकेन क्या है, तो याद रखिएगा टॉर्नेडो और हरिकेन चक्रवात है। क्या है? चक्रवात है। ये मैक्सिको की खाड़ी से उठ करके ये दक्षिण पश्चिम अमेरिका के तटों पर आता है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी तटों पर, सॉरी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम ही होगा, दक्षिण पश्चिम तटों पर आता है और मैक्सिको की खाड़ी से उठकर आता है, इसीलिए इसको जाना जाता है। इसको ऐसे प्रश्न बनता है इस तरह से कि टॉर्नेडो और हरिकेन क्या है, तो चक्रवात है। अगर इससे थोड़ा सा और डीपली जाए तो टॉर्नेडो चक्रवात कहाँ से उठता है, तो आप बता सकते हैं मैक्सिको की खाड़ी से उठता है। और कहाँ पे जाता है, तो टॉर्नेडो चक्रवात जो है खास करके ये क्या कहते हैं
दक्षिण पश्चिम तट पर जाता है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम तट किसका है? तो अमेरिका के तट पर। अमेरिका की मुख्य चक्रवात बोले तो हरिकेन, हरिकेन जो है अमेरिका की मुख्य चक्रवात है जो क्षति पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? आपको या तो कोई एक दे देगा ग्रीन हिल, ब्लू हिल और ब्लैक हिल, या फिर तीनों दे देगा, एक गलत दे देगा और पूछेगा कि कौन सा नहीं है। आप जानिएगा इन तीनों को, तभी तो प्रश्न का हल कर सकते हैं कि अमेरिका की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल। अब इसी से रिलेटेड प्रश्न की बात करें तो ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक क्या है दोस्तों? तो ग्रैंड बैंक एक ऐसा, आप समझते हैं, ग्रैंड मीन्स तो होता है विशाल, ग्रैंड मीन्स बड़ा होता है या विशाल होता है। ठीक है, और बैंक मीन्स क्या होता है? किनारा होता है, तट होता है। बैंक मीन्स किनारा या तट होता है। तो समुद्र तट को हम बैंक कहते हैं और ग्रैंड बैंक मतलब होता है विशाल तट। तो विशाल तट उस तट की बात करते हैं जहाँ पर काफ़ी मात्रा में मछली पालन या मछली का उत्पादन किया जाता है, तो हम उसको जानते हैं ग्रैंड बैंक। अमेरिका में ग्रैंड बैंक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाता है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है। इसी से रिलेटेड प्रश्न अगर ग्रैंड बैंक नहीं दे तो आप याद रखिएगा न्यू इंग्लैंड बैंक है और न्यू फाउंडलैंड बैंक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है जो मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न इसी से अगला प्रश्न देखें तो हम 60 नंबर प्रश्न, 60 नंबर प्रश्न है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स क्या है? अमेरिका का एक स्टेट है या फिर शहर है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका का एक शहर है लॉस एंजल्स, और लॉस एंजल्स को जाना जाता है फिल्म उद्योग की दुनिया। फिल्म उद्योग की दुनिया बोले तो हॉलीवुड, हॉलीवुड के बारे में आप लोग बढ़िया से जानते होंगे कि हॉलीवुड की फिल्में जो बनती है उसकी पब्लिसिटी के लिए लोग कहाँ जाते हैं? लॉस एंजल्स जाते हैं। वहाँ पर लॉस एंजल्स में यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है फिल्मों को। विश्व प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म उद्योग केंद्र के लिए जाना जाता है लॉस एंजल्स। और इसी से रिलेटेड प्रश्न है एक और शहर, डेट्रॉइट शहर। डेट्रॉइट शहर कहाँ है दोस्तों? तो अमेरिका में है। और ये डेट्रॉइट शहर किस लिए जाना जाता है? तो प्रश्न बनता है कि डेट्रॉइट शहर किस लिए जाना जाता है? तो मोटर कार उद्योग के लिए जाना जाता है। और मुख्य रूप से हम बोले तो यहाँ कार उद्योग काफ़ी बार प्रश्न जो है शब्द बनाता है, कार उद्योग लिखा जाता है, मोटर कार उद्योग भी लिखा जाता है लेकिन कार उद्योग ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर जो है डेट्रॉइट कार नाम से जो है डेट्रॉइट कार नाम से ज़्यादा कार बनता है, इसीलिए डेट्रॉइट शहर कार उद्योग के लिए जाना जाता है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो अगले प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न, जो कि कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर उसी तरह से इम्पोर्टेंट है जितना कि आप ओंटारियो शहर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो मॉन्ट्रियल शहर किस लिए जाना जाता है? तो अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे भारत में अखबारी कागज़ की बात करें तो आपका ध्यान डायरेक्ट जाता है मध्य प्रदेश के नेपानगर पर। नेपानगर जो है मध्य प्रदेश में अखबारी कागज़ के लिए, अखबारी कागज़ उत्पादन के लिए ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। तो इसी तरह से आप याद रखिएगा कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर जो है अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। इससे रिलेटेड प्रश्न है सबसे बड़ा बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह बोले तो उत्तरी अमेरिका में या फिर विश्व में, विश्व की सबसे बड़ी बंदरगाह की हम बात कर रहे हैं जो न्यूयॉर्क बंदरगाह होगा दोस्तों। ये रहा आपका न्यूयॉर्क बंदरगाह। न्यूयॉर्क बंदरगाह विश्व में सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न अजायब घर म्यूजियम पूछ सकता है। अजायब घर क्या है? एक म्यूजियम है, याद रखिएगा। अजायब घर म्यूजियम कहाँ में है? तो यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। इसका मेन शहर आप याद रखते हैं न्यूयॉर्क, तो आप आसानी से वहाँ जवाब दे सकते हैं अमेरिका में या यूएसए में। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक प्रश्न है और इसमें कुछ एक और एक्स्ट्रा प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, जमैका देश के बारे में आप जान रहे होंगे, ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है जमैका। ठीक है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। बस एक प्रश्न इससे बन सकता है कि जमैका किस लिए जाना जाता है, या फिर दूसरा इसी से रिलेटेड प्रश्न, केला उत्पादन में प्रथम स्थान देश कौन सा है? तो जमैका का याद रखिएगा। जमैका किस लिए जाना जाता है? केला उत्पादन प्रथम स्थान विश्व में। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रहने दीजिए। काफ़ी हम प्रश्न का जवाब इसमें देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले दिन हम अगले वीडियो लेकर आएंगे जो कि अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों,
और इन सभी महाद्वीपों को अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। अगर इस वीडियो को आप कई बार देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं। एग्ज़ाम हॉल में वही प्रश्न को आप गलती करते हैं जो कन्फ्यूजन होता है। कुछ याद होता है, आपको लगता है कि हमारे दिमाग के अंदर या पेट के अंदर तो प्रश्न उबल रहा है, लेकिन उसका आंसर जो है कुछ पता है और उस आंसर को आप ढूंढने लगते हैं उस ऑप्शन में, ये होगा या फिर ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है दोस्तों, आप वहाँ पर निश्चित तौर पर 60 या 70% ऐसा होता है कि गलत ही मार्कर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका एक ही उपाय है, इसका एक ही इलाज है कि आप उसी प्रश्न को बार बार पढ़ें जो आपको कन्फ्यूजन दिलाता है, क्वेश्चन जो आपको कन्फ्यूजन में रखता है प्रश्न। ठीक है दोस्तों, कई बार पढ़ने से, बार बार पढ़ने से आपको ज़्यादा याद रहता है और कम पढ़ने से, एक बार पढ़कर निकल जाने से, अगले प्रश्न पर निकल जाने से ये प्रश्न आपका कन्फ्यूजन का प्रश्न बन जाता है और आप एग्ज़ाम हॉल में यही गलती कर बैठते हैं जो रिजल्ट को रोक देता है, 1-2 मार्क्स से रोक देता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। कन्फ्यूजन का प्रश्न ही आपका रिजल्ट रोकता है और कन्फ्यूजन का प्रश्न तभी हल हो सकता है जब आप उस प्रश्न को बार बार पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।